हेलो बच्चों। तो कैसे हो सब। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी कंसीडरेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। देखो ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्या है। ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत ये है कि भाई यहां पे हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो हमने मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी बीएलवी के बराबर, ठीक है, क्या वो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से सही है या नहीं है। ठीक है, वो हम यहां पे पता लगाना चाहते हैं, वो हम सिर्फ वेरीफाई करना चाहते हैं, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना चाहते, हम बस इतना वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो हमने मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी बीएलवी के बराबर, किसी रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप मूव करवाते हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके वजह से वहां पे ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो बीएलवी के बराबर होता है। क्या ये बीएलवी के बराबर जो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आती है, क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से सही है या नहीं है। क्या वो वेरीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बस वो यहां पे पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इतना ही इंटेंशन है आज के ये टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए देखते जाते हैं भाई होता क्या है, पूरी कहानियां यहां पे क्या चल रही है वो ध्यान से समझते हैं। तो बच्चों ये हम देख चुके हैं, आगे भी देख चुके हैं कि भैया मोशनल ईएमएफ कैसे कैलकुलेट होता है। वो सारा डेरिवेशन यहां पे नहीं देखेंगे, यहां पे हम ये मान लेंगे कि हाँ भाई यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि किसी भी रॉड को अगर आप v वेलोसिटी से ये वाली डायरेक्शन जो फिगर में दिखाया गया है उस डायरेक्शन में आप मूव करवाते हो, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है ना। उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। अभी मान लेते हैं, मान लो कि जिस रोड को हम मूव करवा रहे हैं ना, जो रोड हमने यहाँ पे मूव करवाने वाले हैं, वो रोड का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेट्स से आर। ठीक है, इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी मैं यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हम एक मान लेते हैं कि भाई इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर के बराबर। आप कैपिटल आर मानना तो मानो, आप स्मॉल आर मानना हो तो मानो, जो मानना है वो मान सकते हो। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी की किताब में वो स्मॉल आर से डिनोट किया गया है, तो हम इसको स्मॉल आर मानते हैं। अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पे तो ऐसे तो चार रोड है ना, ये एक, ये दूसरी बाजू, ये तीसरी बाजू और ये चौथी बाजू। ठीक है, उसमें से ये तो पूरा एक ही यू शेप है। ठीक है, तो इसका भी खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जी बिल्कुल होगा, उसका भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए मैंने यहां पे बोला ना कि यहां पे करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस होगा तो करंट को फ्लो होने के लिए भाई साहब एक क्लोज पाथ चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसको क्लोज पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, तो देखो ये वाला क्लोज पाथ इसको प्रोवाइड होगा। ठीक है, मतलब कि ये वाले क्लोज पाथ पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये भी जो कंडक्टिंग तार है ना, वो कंडक्टिंग तार का भी खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो यहाँ पे पिक्चर में आएगा। लेकिन हम क्या मानेंगे, वो जो पूरा यू शेप है ना, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट वी कैन नेग्लेक्ट इट कंपेयर टू दिस आर। ये जो जो रॉड जिसको हम मूव करवाते हैं उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका जो खुद का रेजिस्टेंस है, उसके सामने हम ये यू शेप वाले जो रॉड है, यू शेप वाली जो फिगर है हमारी, जो तार है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसका निकलेगा, बस इतनी लेंथ का, ये वाले रोड का जो हम मूव करवा रहे हैं। ठीक है, इसका ये जो यू शेप है इसका हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि वो होगा लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होगा, ये स्मॉल आर के सामने बहुत ही छोटा होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जरा ये समझ लो कि अभी होगा क्या, कौन सी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे पता लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन दी गई वो गलत है, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम रोड को ना ये डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, है ना। रोड को हम ये डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और आपको पता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो क्या करता है, अपोज करता है ना। जो हो रहा है उसको अपोज करता है ना। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा। अभी जरा सोचो यहां पे, क्या फ्लक्स यहां पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखो जैसे जैसे ये रोड आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ये जो एरिया है ना वो कम होता जाएगा, आपको पता है ना। तो एरिया कम होता जाएगा तो फ्लक्स भैया उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, है ना। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो भैया इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो फ्लक्स को बढ़ा पाए, इंक्रीज कर पाए। अपोज करता है ना, यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसके लिए उसको फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जनरेट करना पड़ेगा, ये वाली डायरेक्शन में। तो आपका राइट हैंड उठाओ
और अंदर की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करो, स्क्रीन के अंदर जाती डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करो और फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, उस हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो अल्टीमेटली सच में यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये सही डायरेक्शन है ये वाले केस में, क्योंकि रोड को हम अंदर की ओर ले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो यहां पे ईएमएफ फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, तो उसके लिए उसको इंक्रीज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज करनी पड़ेगी, और उसके लिए उसको जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है उसी डायरेक्शन में उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो उस हिसाब से देखने जाए तो जो जनरेट करेगा, ईएमएफ जो जनरेट करेगा वो फील्ड भी अंदर की डायरेक्शन में होगा। तो आपका राइट हैंड उठा करके देख लो कि अगर थंब को अंदर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हो स्क्रीन के अंदर जाती डायरेक्शन में, तो आपकी फिंगर्स जो भी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब कि इसके अंदर भी करंट का जो फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो मुझे ये बता दो कि भैया ये करंट का वैल्यू कितना होगा, जो करंट यहां से रॉड में से, मतलब कि जो पूरी सर्किट जो हमारा क्लोज पाथ बना उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, वो करंट का वैल्यू कितना होगा। तो क्या मैं करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, I इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय, एक ही तो रेजिस्टेंस है यहां पे जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, बाकी ये यू शेप का तो रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट कर दिया है ना, तो बचा ये इतनी लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो ये होगा I इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय आर, है कि नहीं। तो उसके हिसाब से ये करंट का वैल्यू कितना आना चाहिए, उसके हिसाब से ये करंट का वैल्यू, क्योंकि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है ये वाले केस में, बी इंटू एल इंटू वी डिवाइड बाय आर के बराबर होता है ना। तो इतना करंट यहां पे फ्लो करेगा, तो जो करंट फ्लो करेगा इंड्यूस करंट, उसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। अभी कहानी यहां से स्टार्ट होती है, बड़ी मजेदार कहानी है, जरा ध्यान से समझना। देखो हम क्या चाहते हैं, देखो हर बार हम जो चाहते हैं वो हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो हम जो चाहते हैं वही हो ये जरूरी नहीं होता है। तो ये वाले केस में भी क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो रॉड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से लेफ्ट साइड की ओर आगे बढ़ता जाए। क्या ये अपने आप होगा, जरा सोच के बताओ, क्या ये अपने आप हो जाएगा। अरे नहीं होगा, ये अपने आप कैसे होगा, नहीं होगा। अरे भैया किसी को इसको मूव करवाना पड़ेगा, मतलब कि कोई एक एक्सटर्नल एजेंट आएगा जो इसको मूव करवाएगा, है ना। अपने आप थोड़ी ना मूव होगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एक फोर्स तो लग रहा है, डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब कि उसको लेफ्ट साइड नहीं ढकेलेगा, वो उसको राइट साइड ढकेलेगा। मतलब कैसे सर, धकेलना धकेलना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है समझाते हैं। देखो पहले तो ये पॉइंट समझ लो कि भैया ये रोड अपने आप तो ये डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, और हमारी चाहत भी क्या है, नवाबी चाहत है, हम चाहते हैं कि भाई वो रोड ना विदाउट एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो, बहुत ही बढ़िया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना चाहिए, तो अपने आप तो होगा नहीं, हमें उसको धकेलना पड़ेगा, हमें उसको धक्का लगाना पड़ेगा, हमें उसको उठा करके कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा करके ऐसे मूव करवाना पड़ेगा, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन जरा सोचो कि इसको मूव करवाने से भाई अभी इसमें करंट का फ्लो आ गया है, सो अभी इतना जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये अभी करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया है। अरे सोचो ना, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया है। अरे भैया हमारा ये जो नवाब साहब है ना, जो रॉड, वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया अभी उसको मूव करवाने से, क्योंकि उसके अंदर करंट का फ्लो इंड्यूस हो गया है ना, है ना। और जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में उसका लेंथ वेक्टर होता है ना, यही डायरेक्शन में उसका लेंथ वेक्टर होगा। उसकी लेंथ कितनी है, एल। तो आपको यह भी तो पता है, यह भी तो पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो भाई साहब उसको फोर्स लगता है, कौन सा वाला, मैग्नेटिक, कौन सा वाला भाई, मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा ना, हाँ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन कौन सी होगी, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जरा सोचो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है जी। डेफिनेटली ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, मैंने क्या बोला, ये अभी रोड नहीं रहा, ये रोड नहीं रहा, ये अभी करंट कैरिंग कंडक्टर बन चुका है, क्योंकि उसमें अंदर से करंट का फ्लो है। तो अभी मैं इसको करंट कैरिंग कंडक्टर बोलूंगा, और जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो ऐसे केस में इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आता है ना। तो मैं यहां पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी PQ, मैग्नेटिक फोर्स
ऑन पी क्यू कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑन पी क्यू, लेट्स से वो एफ एम के बराबर होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना होता है? याद करो, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। अरे रे रे रे, आप तो बहुत कुछ भूल चुके हो यार, इतना भी नहीं पता है यार। मतलब ऐसा क्या आपने ठान लिया है कि भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पीछे का भूलते जाओ? अरे भाई कैसे नवाबी लोग हो यार। जबरदस्त है। आगे जैसे बढ़ते हो वैसे वैसे पीछे का भूलते जाओ सर, वो सब कुछ याद नहीं रहने का। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो अभी के लिए इतना समझ लो कि ये मैग्नेटिक फोर्स क्या मुझे वो वापस रिवाइज करवाना पड़ेगा? आई होप सो कि आपको ये पता है। ठीक है, तो आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, बट आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। तो मुझे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं मैं, मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू, अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये आएगा साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा कितना आएगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जरा सोचो, फील्ड अंदर की डायरेक्शन में और लेंथ वेक्टर ये डायरेक्शन में है ना, करंट की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर माना जाता है। तो सोच लो यहाँ पे कि भाई ये जो फील्ड है वो अंदर की डायरेक्शन में, लेंथ वेक्टर ये डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री ना, 90 डिग्री, क्योंकि हमारा करंट है उसको नेगेटिव वाई एक्सिस पे मान लो और ये जो फील्ड है उसको जेड एक्सिस पे मान लो, जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन में। तो आप समझ सकते हो जेड एंड वाई के बीच का एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज साइन 90। साइन 90 तो बच्चों 1 होता है ना? जी हाँ 1 होता है। तो इसके ऊपर एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होगा? आई इंटू एल इंटू बी के बराबर है ना। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इतना होगा। क्या हम यहां से आई का वैल्यू लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे आई की वैल्यू अगर प्लेस कर दे तो यही एफ एम की वैल्यू, यही एफ एम की, बार बार यहाँ पे एफ एम इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहीं पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस रिजल्ट, इसको रिजल्ट नंबर 1 बोलना है तो बोल सकते हो। तो यहां से आई का वैल्यू अगर मैं प्लेस करूं तो ये हो जाएगा बी इंटू एल इंटू वी डिवाइड बाई आर इंटू एल इंटू बी। तो कुल मिला के देखने जाएंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू इज, सर वापस कर, अरे भैया मैंने क्या बोला, उसमें से करंट का फ्लो है तो मैं इसको करंट कैरिंग कंडक्टर ही बोलूंगा। ठीक है, मेरी मर्जी, मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। ठीक है, चलो तो एफ एम कितना आया? एफ एम आया बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी बटे आर। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर, ये भाई साहब के ऊपर एक्ट करेगा। किसके ऊपर? पिक के ऊपर। ठीक है, जरा सोचो ना इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या आपने नोटिस किया इसकी डायरेक्शन? नहीं किया तो करो ना, नोटिस करो। अच्छा, नोटिस करने के लिए क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या सोचेंगे? हाँ, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए भाई हमें राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका राइट हैंड उठाओ, यहां पे स्क्रीन के पास ले जाओ, स्क्रीन के पास लेके जाने के बाद आपकी फिंगर्स जो भी है वो भाई साहब यहां पे फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब कि स्क्रीन के अंदर वाली डायरेक्शन में होनी चाहिए। और आपका जो थंब है वो थंब ये करंट जिस डायरेक्शन में पीक्यू में, पीक्यू के अंदर, पीक्यू वाला जो कंडक्टर है उसके अंदर, ये जो रॉड है ना पीक्यू, इसके अंदर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट होना चाहिए। और आपकी जो फिंगर्स है ना वो सीधी स्क्रीन के अंदर वाली डायरेक्शन में पॉइंट आउट होनी चाहिए। तो आपको नजर आएगा कि आपकी जो पाम है ना वो पाम राइट हैंड साइड में आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, है ना। मतलब कि ये बोल रही है कि यह भाई पीक्यू जो भी ये कंडक्टर है ना, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वा राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में लग रहा है। ए बचवा, आज समझे कि नहीं समझे? अरे राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में लग रहा है। अरे भैया ई का हो जावे, अरे भैया मैग्नेटिक फोर्स तो ना ये रोड को ना बाहर धकेलने की कोशिश करत, और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भैया ये रोड ना लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में जाए, और ई मैग्नेटिक फोर्स चाहता है कि भैया वो ना दूर चला जाए, मतलब कि वो राइट हैंड साइड पे जाए। तो मतलब कि हमारी चाहत ये है कि हम ये रॉड को ना लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं, लेकिन ये ससुरा मैग्नेटिक फोर्स जो भी है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स वा इको अंदर जाने ही नहीं देवत, इको बाहर धकेलने की कोशिश करत। तो अभी देखो, अभी सोचो, आप खुद ही सोचो कि क्या ऐसे क्या ये रॉड मूव कर पाएगा क्या? अरे नहीं कर पाएगा। उसको मूव करवाना है तो हमें एक्सटर्नल एजेंट बन के जिस डायरेक्शन में हम उसको लेके जाने वाले हैं उस डायरेक्शन में हमें 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 एक्सटर्नल एजेंट बन के फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कहानी समझ में आई?
भैया जैसे करंट इंड्यूस करेगा ना, वैसे ये PQ ना करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। और जैसे वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर इन दी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर ना मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। और वो फोर्स का डायरेक्शन जब हमने देखा तो हम चौंक गए। कैसे चौंके? क्योंकि कैसे चौंके वो नहीं बोल सकते, आप थोड़ी ना देख पाओगे, लेकिन हाँ 100% चौंक गए कि भैया ये फोर्स ना मैग्नेटिक फोर्स, वो तो उसको बाहर ले जाने की कोशिश करता है, और हम क्या चाहते हैं? उसको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हमें उसको अंदर ले जाना है, मैग्नेटिक फोर्स उसको अपोज कर रहा है ना। हम उसको अंदर लेके जाना चाहते हैं और मैग्नेटिक फोर्स उसको अपोज कर रहा है। तो ऐसी कहानियां घटी, मतलब कि हमें एक्सटर्नल एजेंट बन के ही यहां पे इसको धकेलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको बाहर निकाल लेगा, नहीं तो, है ना। मैग्नेटिक फोर्स उसको क्या करेगा? बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पे एक चीज और आपको नोटिस करनी है कि भाई ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ना भाई, उसी को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, अगर इसको आप ये डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हो तो एक्सटर्नल एजेंट तो पिक्चर में आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, तभी जाके ये रॉड ना शिफ्ट हो पाएगा, और तभी फ्लक्स कट हो पाएगा, और तभी ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा। जैसे ही आपने उसको उसको मूव करवाना बंद कर दिया, मतलब कि अंदर की डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट बन के आपने उसको धकेलना बंद कर दिया, जैसे आपने धकेलना बंद कर दिया भाई साहब, खत्म, कहानी खत्म, फ्लक्स कट होना स्टॉप हो जाए, मतलब कि फ्लक्स में वेरिएशन जीरो हो गया, मतलब कि ईएमएफ जीरो हो गया, मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर अभी वो करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं रहेगा, करंट का फ्लो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको कंटिन्यूअसली ये रखने के लिए, करंट का फ्लो रखने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट बन के कंटिन्यूअसली इसको धकेलते रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो अपने आप नहीं जाएगी। जब भी हम, जैसे ही हमने इसको धकेलना स्टार्ट किया, जैसे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस और करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, वैसे ही यहाँ पे ये भाई साहब लगना स्टार्ट हो गया, एफएम लगना स्टार्ट हो गया, जो उसको अपोज करेगा कंटिन्यूअसली। मतलब कि हमें ही एक्सटर्नल एजेंट को ही ये सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसके अंदर सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी ये रॉड को मूव करवाने के लिए। तो भाई एनर्जी किसकी यूज हुई? एक्सटर्नल एजेंट की, है ना। और वो कौन सी एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट ने कौन सी एनर्जी प्रोवाइड की? भैया मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की। भैया वो क्या चाहता है एक्सटर्नल एजेंट? सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट की चाहत क्या है? एक्सटर्नल एजेंट की चाहत इतनी सी ही है कि भाई वो रॉड को भी वेलोसिटी से धकेलता जाए, है ना। मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट जो अपनी एनर्जी लगा रहा है, वो सारी एनर्जी बस ये रॉड के मोशन में यूज हो रही है। मतलब कि वो एक्सटर्नल एजेंट एक्चुअल में जो अपनी एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मेट में दे रहा है ना। लेकिन उसका यूज कहां हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमने यहां पे एनर्जी को एनर्जी की तरह ना देख के हम इसको पावर के सेंस में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट अपनी एनर्जी लगा रहा है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, उसकी जगह पे मैं ये बोलूंगा कि भाई एक्सटर्नल एजेंट अपना पावर लगा रहा है ये रॉड को मूव करवाने के लिए मैकेनिकल पावर के फॉर्म में। तो भैया एक्सटर्नल एजेंट ने जो पावर दिया होगा ये वाले रॉड को, वो पावर हम बोलेंगे P, मैकेनिकल पावर होगा। सो पावर अप्लाइड बाय, ध्यान से सुनना, पावर अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो इसको मैं EXT एजेंट लिख देता हूं। मान लो कि वो है P का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल पावर की बात करते हैं तो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। याद करो 11 स्टैंडर्ड, सर 11 स्टैंडर्ड का तो कुछ याद नहीं है, लेकिन पावर के बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अरे भैया ये मैकेनिकल पावर है, जो एक्सटर्नल एजेंट पावर लगा रहा है ना, वो ये रॉड को मूव करवाने के लिए लगा रहा है, वो रॉड को मूव करवाना चाहते हैं, उसके अंदर वो यूज हो रहा है, मूव करवाने के अंदर वो यूज हो रहा है ना। तो ये मैकेनिकल पावर है, और मैकेनिकल पावर कितना होता है? F इंटू वी के बराबर, ठीक है। तो F इंटू वी। फोर्स कितना, एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा? हाँ ये गड़बड़ी हो गई सर, ये एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है चलो देखते हैं एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा। यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो ये पावर में पावर होगा F एक्सटर्नल इंटू वी के बराबर, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पे देखो ये एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाए। अभी देखो ये एक्चुअल में होता है क्या है पता है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है, F एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट विद V वेक्टर। लेकिन आप समझ सकते हो कि V वेक्टर एंड F एक्सटर्नल दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो चुका है। सारी कहानियां वो वापस मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, वो 11 स्टैंडर्ड में आपको पता है सारी चीजें। तो F एक्सटर्नल होगा कितना, FM पता है, F एक्सटर्नल पता नहीं है। तो भैया आप समझ सकते हो, यहां पे वो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे?
क्या बोला है, हमारी चाहत क्या है, हमारी चाहत मतलब कि आप एक्सटर्नल एजेंट हो मान लो, तो आपकी चाहत क्या रहेगी, आपकी चाहत ये रहेगी कि भैया ये रॉड ना कांस्टेंट v वेलोसिटी से ये वाली डायरेक्शन में मूव होता जाए। क्या बोला, कांस्टेंट v वेलोसिटी, क्या बोला, रिपीट करो, कांस्टेंट v वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो मतलब कि नेट फोर्स जीरो। हे भगवान, एनएलएम याद करो यार, इसीलिए ना प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। आप लोग ना 11th मतलब ढंग से पढ़ के आया करो थोड़ा, 11 ना ऐसा सीरियसली नहीं लेते ना, तो यही प्रॉब्लम होता है कि भाई कब v इज इक्वल टू जीरो है तो कब कौन सा पॉइंट लगाना होता है। यार सोचो ना, वेलोसिटी में नो चेंज, इसका मतलब जीरो एक्सीलरेशन, इसका मतलब जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या निकलता है, नेट फोर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जीरो, है ना। नेट फोर्स इन कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एफ एम लग रहा है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो ये भाई साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये वाले डायरेक्शन में मूव हो पाएंगे, है ना, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो ये एफ एक्सटर्नल अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना चाहते हैं तो मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं, तो ऐसे केस में नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, या फिर ऐसा समझो कि एफ एक्सटर्नल हल्का सा एफ एम से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट भी समझ सकते हो आप, ठीक है। आपको जिस तरीके से समझ में आता है वैसे समझो भाई। पोटेंशियल में भी ऐसा ही लगाए थे ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ डायरेक्शन लगता है तो एक्सटर्नल को अपोज में लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके का कंसेप्ट है ये। अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि जी हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, वहां पे भी ऐसा ही था ना, वहां पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते थे, वहां पे भी वही करते थे, नेट फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन जीरो होना चाहिए, या फिर ऐसा समझ लो हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच के स्लोली स्लोली लेके जाना चाहते हैं, है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सीलरेशन, तो वहां पे हम देखे थे, या तो ऐसा समझो कि नेट फोर्स इन दिस एक्स डायरेक्शन जीरो है, या फिर ऐसा समझो कि भाई ये जो एफ एक्सटर्नल होगा वो हल्का सा स्लाइटली ग्रेटर देन होगा एफ एम से, तभी हम इसको करवा सकते हैं वी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से विदाउट एक्सीलरेशन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट भी समझ लो, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज जीरो, नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जीरो मतलब कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि नेट फोर्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जीरो होता है। एनएलएम 1 यही तो बोलता था, एनएलएम 1, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जिस अवस्था में होता है वही अवस्था को कंटिन्यू करता है ना। तो यहाँ पे बस यही लगा दिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना एफ एक्सटर्नल होगा उतना ही वो वाले पॉइंट पे एफ एम एक्ट करता होगा, और इसीलिए हम यहाँ पे एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू एफ एम के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट इक्वल टू एफ एम, तो इस हिसाब से ये होगा बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई आर इंटू वी, पावर के फॉर्मूला का वी। तो उस हिसाब से देखे तो हमें पता चला कि भाई ये मैकेनिकल पावर बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर के बराबर निकला, ये वाले केस में ये हो गया मैकेनिकल पावर, है ना, पावर अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। अभी जरा ये सोचो, दिमाग के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा जोर डालो और सोचो कि भाई ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने पावर दिया, मतलब कि इसकी अपने खुद की एनर्जी उसने इसके अंदर दी, तो वो पावर कहां गया होगा, सोचो वो पावर कहां गया होगा, क्या हुआ होगा वो पावर के साथ, सोचो सोचो, कहीं तो गया होगा ना, क्योंकि अगर कहीं गया होगा तो कहां गया, अगर जितना दिया है उतना ही कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और हमें उसका हिसाब मिलता है, और दोनों को कंपेयर करने पे हमें पता लगता है कि जी हाँ ये जितना दिया उतना ही यहां पे है, तो हम मान सकते हैं कि जी हाँ यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो उसके हिसाब से इमोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट सही है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ जी। तो अभी सोचो सोचो कि ये जो पावर हमने दिया है वो गया कहां, पावर हमने दिया है वो गया कहां, वो निकालने के लिए मेरे दिमाग में एक घंटी बजी, टिंग 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 टिंग, क्या घंटी बजी भाई साहब, ये रॉड है, क्योंकि जैसे हम ये रॉड को मूव करवाते हैं तो फ्लक्स वेरी करता है,
फ्लक्स वेरी करने से इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो होने से भाई साहब मुझे यह समझ में आया, क्योंकि ये वाला जो रॉड है ना, जिसको हम करंट कैरिंग अभी कंडक्टर मान रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर से करंट का फ्लो है, तो उसके अंदर उसका खुद का एक रेजिस्टेंस भी तो है। तो खुद का रेजिस्टेंस होने के कारण भाई साहब क्या यहां पे रेजिस्टेंस की टेंडेंसी क्या होती है, एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करना, है ना, एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करना। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहां पे रेजिस्टेंस है उसके पास खुद का, और रेजिस्टेंस होने के कारण उसमें से करंट का फ्लो है, इसकी वजह से भाई साहब वो जो रॉड है पीक्यू रॉड, जिसको हम करंट कैरिंग कंडक्टर बोले, वो टाइम बाय टाइम हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहा है? जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। डेफिनेटली ये जो रॉड होगा ना, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। तो भाई अभी ये पता लगाते हैं कि भैया ये वाले केस में एनर्जी रिलीज्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंडक्टर पीक्यू, अभी तो कंडक्टर ही बोलूंगा, करंट का फ्लो है इसलिए, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, चलो पता लगाते हैं। तो एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड बाय हीट एनर्जी, एनर्जी नहीं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय, हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज्ड होगी ना, ये जो एनर्जी रिलीज होगी, हम रिलीज नहीं बोलते इसको, डिसिपेटेड बोलते ना, डिसिपेटेड इन हीट, ठीक है, तो डिसिपेटेड भी लिख सकते हो। इसको स्पेसिफिक एक नाम भी दिया गया है, अगर एनसीईआरटी की किताब में आप जाओगे ना, तो इसका नाम दिया गया है जूल हीट, डिसिपेटेड एज ए जूल हीट, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटेड पूरा लिखते हैं, जो नाम एनसीईआरटी में लिखा गया है वही नाम लिखते हैं, तो वहां पे लिखा गया है एनर्जी डिसिपेटेड इन जूल हीट, और या फिर उसको लिखना है तो एज जूल हीट भी लिख सकते हो, एज जूल हीट, वो कितनी होगी, तो एज, ठीक है, एज जूल हीट कितनी होगी, तो वो किसके बराबर होती है, जूल हीट को हम पीजे, पीजे से डिनोट करते हैं, तो पीजे होती है भैया आई स्क्वेयर इंटू आर के बराबर, है ना, ये याद है ना फॉर्मूला, एनर्जी डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट कितनी होती है, आई स्क्वायर आर के बराबर, रेजिस्टेंस जो भी होता है वो आई स्क्वायर आर से एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज करता है, वो कभी एनर्जी स्टोर नहीं करता है, वो जो भी एनर्जी आती है उसको रिलीज कर दे, ठीक है। तो क्या आई की वैल्यू हमारे पास है, जी हाँ, आई की वैल्यू हमारे पास है, आई कितना है, वो कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा, बी एल वी अपॉन आर के बराबर, तो वैल्यू प्लेस कर दो, तो वैल्यू प्लेस करेंगे तो बी एल वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू आर बटे आर स्क्वायर, एक आर ने एक आर को छम्मा छम्मा कर दिया, तो बच्चों बचा क्या, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बटे आर। जरा देखो तो ये हो गई डिसिपेटेड एनर्जी, डिसिपेटेड इन जूल हीट, तो ये आई इतनी, और हमने जो लगाई थी एक्सटर्नल एजेंट ने वो इतनी लगाई थी, ये एनर्जी, ये पावर एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया था, और ये पावर जूल हीट के फॉर्म में रिलीज हो चुका है। तो जरा देखो तो दोनों को कंपेयर करो, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, जी हाँ दोनों सेम है, मतलब कि हियर हम देख सकते हैं कि हियर, हियर एंड देयर, हियर P इज इक्वल्स टू पीजे है, मतलब कि हमें पूरा तोड़ यहां पे समझ में आ गया है कि जी हां यहां पे एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, कहीं पे भी लॉस नहीं हो रही है, एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब कि जो कंसेप्ट मोशनल ईएमएफ का है, इमोशनल नहीं मोशनल ईएमएफ का है, वो सही है, 100% सही है ना। जितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं ना, वो एटलीस्ट कहीं पे कोई एक फॉर्म में तो ट्रांसफर हो रही है, मतलब कि कहीं पे भी लॉस नहीं दिख रहा है, अगर लॉस होता ना तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन ये नहीं हुआ, देखो जितना पावर हमने अप्लाई किया उतना पावर हीट के फॉर्म में रिलीज हो चुका है, ठीक है। आइडियली देखने जाए तो एनर्जी यहां पे कैसे कन्वर्ट हो रही है, ध्यान से देखो, हम लगा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, हम लगा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि देखो करंट ईएमएफ इंड्यूस हुआ,
करंट फ्लो हुआ तो वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ई, एंड फाइनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके हीट के फॉर्म में गई जूल हीट में, है ना। तो देखो एनर्जी कहां से कहां कन्वर्ट हो रही है, हमने लगाई मैकेनिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हुई करंट के फॉर्म में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन फर्दर वो रोड क्या करे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वही एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज करे, तो फाइनली वो एनर्जी रिलीज हो गई कैसे फॉर्म में, जूल हीट के फॉर्म में, है ना। तो ये है उसका पूरा स्टेज कन्वर्जन का, है ना। क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल पॉइंट है भाई, छोटा सा पॉइंट है, हल्का सा फुद्दू सा पॉइंट है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमने ये समझ लिया कि जी हाँ, मोशनल ईएमएफ वाला जो पॉइंट है ना, वो 100% 100% सही है। हमने ये एनर्जी कंजर्वेशन से देख भी लिया, कहीं पे भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वो हमें दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एक और रिलेशन भी निकल के आता है, चार्ज वेरिएशन इन चार्ज का वेरिएशन इन फ्लक्स के साथ रिलेशन। एक छोटा सा पॉइंट आपका दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में, वो पॉइंट भी समझ लेते हैं भाई साहब। भाई साहब हमें ये पता है कि भाई ईएमएफ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ वो होता है चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर, है ना। ईएमएफ कितना, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर, बड़ा चेंज लेते हैं तो डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी के बराबर, और वही ईएमएफ हम लिख सकते हैं किसके बराबर, आई इंटू आर के बराबर। जरा सोचो ये आई का वैल्यू क्या मैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकता हूं, जी हाँ, मैं इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया डेल्टा टी क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर। आई की वैल्यू चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो करंट होता है ना, तो आई को हम लिखे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो अभी इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से डेल्टा टी छम्मा छम्मा हो जाएगा, तो वहां से हमें डेल्टा क्यू बराबर कितना वैल्यू मिलता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाइव बी बटे आर मिलता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन चार्ज एंड चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चेंज इन चार्ज बोलेंगे, चार्ज के अंदर आने वाला बदलाव का फ्लक्स के अंदर आने वाले बदलाव से ये कुछ रिलेशन बनता है, ठीक है, वो यहीं से हम लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ। कि क्या सच में ये जो मोशनल ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं वो क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से सही है या नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। हमने देखा कि जितना पावर हम मैकेनिकल के फॉर्म में, मैकेनिकल पावर के फॉर्म में लगा रहे हैं, वो सारा पावर ना हमें हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता नजर आ रहा है, मतलब कि 100% कन्वर्जन है, 100% का, कहीं पे कोई लॉस नहीं है। और एक्चुअल में स्टेजेस देखे तो 3 स्टेज में ये कन्वर्ट, पहले तो मैकेनिकल पावर हम दिए, मैकेनिकल एनर्जी दिए, वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में, एंड फर्दर वो कन्वर्ट हुई जूल हीट के फॉर्म में। तो ये 3 स्टेज की प्रोसेस हो गई, हम मैकेनिकल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, और वो कन्वर्ट होने के बाद जूल हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसी के बेस पे हम इसके बाद का जो इसका सॉल्व एग्जांपल, इसी के बेस सॉल्व एग्जांपल 6.8 अगर हम रिफर करते हैं तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है। यहाँ पे बस यही चीजें निकालने को बोला गया है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, रिफर टू द फिगर 6.12a, ये वाली फिगर जो भी है वो 6.12a है, एंड ये वाली जो फिगर है वो सॉल्यूशन वाली वो 6.12 भी है। ये ग्राफ मैंने डायरेक्टली वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन वाला ग्राफ है, ग्राफ भी प्लॉट करने को बोला है इसलिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला है, द आर्म पी क्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 आउटवर्ड, मतलब कि यहां से एक रॉड को यहां से ये वाली डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा दिया जा रहा है, मूव करवाने जा रहे हैं, ठीक है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। एक काम करते हैं, ये वाली फिगर को ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा दिखेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या बोला है कि एक रॉड को आप x इक्वल टू 0 से, मतलब कि ये वाली पोजीशन से, मान लो कि ये मेरा रॉड है, तो मैं ये रॉड को यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, यहां से मैं इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में मैं इसको मूव करवाना चाहता हूं, ऐसे 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 मैं मूव करवाना चाहता हूं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, यहां से x इक्वल 0 से x इक्वल टू ट्वाइस b तक हम इसको मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। अभी इसमें देखो क्या क्या बोला है,
इसमें बोला है द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और डॉट दिखा रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना। आगे बढ़ो, क्या बोला है फिर, एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल 0 टू b, x इक्वल टू b, मतलब कि ये जो फील्ड है ना वो सिर्फ यहां तक है, कहां तक है, यहां तक है, सिर्फ यहां तक फील्ड है, x इक्वल टू b तक, मतलब कि यहां से यहां के ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फील्ड सिर्फ ये L पॉइंट है ना, ये बढ़िया है, L पॉइंट तक फील्ड है, उसके बाद फील्ड गायब हो गया, उसके बाद फील्ड नहीं है, ठीक है, जीरो फील्ड है, और एंड जीरो फॉर x ग्रेटर देन b, ओनली द आर्म PQ possesses substantial resistance R, मतलब कि ये जो रॉड है ना, आर्म PQ जो भी है, मतलब कि इतना जो भी पोर्शन है ना, उसी के पास सिर्फ रेजिस्टेंस है, बाकी कोई यहाँ पे जो भी नीचे का ये जो तार है, ये तार है, ये तार है, इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे जो PQ कंडक्टर है, जो तार है, उस रॉड है, उसी के पास खुद का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ऐसा कंसीडर करो। Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x equal to 0 to x equal to 2b and is then moved back to x equal to 0 with constant speed v. Obtain the expressions for the flux, induced EMF, for the force necessary to pull the arm and the power dissipated as a joule heat. Sketch the variation of these quantities with distance. तो sketch तो यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, हमने सीधा वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन हाँ ये सारे फॉर्मूला जो डिराइव करने को बोला है, बहुत सारी चीजें, फ्लक्स, induced EMF, force necessary force and power dissipated as a joule heat, तो ये चार चीजें आपको निकालने को बोला गया है। और क्या करने को बोला है, तो भैया करने को ये बोला है कि रॉड को यहां से, कहां से, ध्यान से देखिए, रॉड को ये रहा हमारा रॉड, तो रॉड को x इक्वल 0 से यहां से पहले मूव करवाते 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 कहां तक लेके जाओ, ट्वाइस b तक, यहां तक लेके जाओ v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंड देन आफ्टर वहीं से वापस रिवर्स लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ, वहां कहां तक, वापस x इक्वल 0 तक। तो इतना करवाना है आपको, ठीक है, इतना, इतनी चीजें करवानी है, ठीक है, बस इतना करवाना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, अभी रॉड को निकाल लेते हैं, और पहले तो जो पूछा है उसका आंसर देते हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पे निकालने को बोला है कि भाई फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, चलो तो पहले तो फ्लक्स पता लगा लेते हैं। अभी मुझे ना इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पोर्शन होगा 0 से लेके b का, एंड दूसरा पोर्शन होगा b से लेके ट्वाइस b का, क्योंकि यार यहाँ पे इन्होंने ही रीजन डिवाइड करके दे दिया, क्योंकि b से लेके ट्वाइस b के बीच में कोई फील्ड है ही नहीं, कोई फील्ड है ही नहीं, तो भैया फोर्स कौन सा लगेगा, वहां पे नहीं लगेगा ना, इसीलिए मुझे ये पूरे जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला मुझे लिखने को बोले हैं ना, वो सारे फॉर्मूला के अंदर मुझे दो पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, दो कंडीशन के अंदर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, दो कंडीशन के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले फ्लक्स की बात कर लेते हैं, पहले फ्लक्स, पहले कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स का सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो बस यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले फ्लक्स, तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे, लिंक्ड फ्लक्स विद दिस PQRS, ये वाली लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, ये वाली लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, फ्लक्स एसोसिएटेड विद PQRS, ऐसा पूरा लिखते हैं, फ्लक्स एसोसिएटेड विद PQRS लूप, ठीक है, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, लेट्स से इट इज 5B, तो हमें पता है फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स B इंटू एल। अभी देखो ये सिचुएशन बहुत ही पेचीदी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे यहां तक क्या होगा, जब आप ये रॉड को यहां से यहां ले जाओगे तो भाई विथ रिस्पेक्ट टू x इसका फ्लक्स वेरी करेगा। देखो यहाँ पे एंगल जो भी है ना, फील्ड बाहर की डायरेक्शन में एंड वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर जो भी होगा वो भी बाहर की डायरेक्शन में होगा, ये जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की डायरेक्शन में होगा, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो आपको सामने से दिख रहा है, मतलब कि उसका एरिया वेक्टर भी बाहर की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी बाहर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकलता है कि भाई साहब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो भी होगा वो 0 डिग्री, एंड cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे सीधा फ्लक्स लिख सकता हूं B इंटू एरिया कितना, भैया 0 से लेके B तक की ये जो है ना, यहां तक का जो पोर्शन है वहां पे उसका एरिया फिक्स नहीं रहेगा, यहां तक का एरिया फिक्स, वैसे फिक्स तो नहीं रहेगा, वहां पे भी नहीं रहेगा, लेकिन जो फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स में ना फील्ड लाइन अगर इतना एरिया है तो धीरे धीरे जैसे ये रोड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा, है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L इंटू एक्स, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा L इंटू एक्स, जहां पे x क्या है, x वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ना, x 0 से b तक वेरी कर रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा b इंटू एरिया को मैं लिखूंगा L इंटू एक्स,
तो भाई जीरो से लेके बी तक मुझे जो फ्लक्स मिलेगा वो बी इंटू एल इंटू एक्स के बराबर होगा। ये एक्स क्या होगा, तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप फ्लक्स निकालना चाहते हो वो पोजीशन, जीरो से वो पोजीशन का डिस्टेंस होगा एक्स, ठीक है, वो होगा एक्स, ठीक है। तो ये लिखेंगे कंडीशन के हिसाब से जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी के लिए फ्लक्स कितना होगा, इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स होगा बी एल एक्स के बराबर। और जैसे ही बी को छोड़ दिया, बी से बाहर निकल गया, ये रोड अभी यहां पे आ गया, और धीरे धीरे यहां से आप इसको ये वाली डायरेक्शन में मूव करवाते जाओगे, मूव करवाते जाओगे, मूव करवाते जाओगे, तो आप समझ पाओगे कि अब उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फिक्स होगा। कैसे फिक्स होगा वो भी समझाते हैं। ये रहा हमारा रोड, मान लो कि अभी यहां पे पहुंचा है, ठीक है, ये रहा हमारा रोड, मान लो कि अभी वो यहां पे पहुंचा है, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हो, ध्यान से देखते जाओ, आप खुद ही समझ सकते हो। देखो यहां से यहां जब हम फ्लो करवा रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं, तो भाई आप समझ सकते हो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन देखो, फ्लक्स धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, 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 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन अब इसके बाद बोलो बोलो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, बोलो 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 बोलो। अरे भैया कांस्टेंट हो गया, 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 क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस ये वाले केस में फ्लो कर रही है उतनी फील्ड लाइन यहां पे भी दिख रही, उतनी फील्ड लाइन यहां से पास इतनी करे, क्योंकि फील्ड यहां तक ही है ना। फील्ड कहां तक है, यहां पे देखोगे तो समझ में आएगा, फील्ड तो यहां तक ही है, सॉरी, फील्ड कहां तक है, तो भैया फील्ड तो यहां तक ही है, ध्यान से देखो, फील्ड तो यहां तक ही है ना। तो फिर आप रोड को यहां पे प्लेस करो या यहां पे, कहीं पे भी प्लेस करो, फील्ड लाइन तो इतनी ही क्रॉस करेगी ना, है ना। तो फील्ड बी के बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, फील्ड बी के बाद कांस्टेंट, तो बी से लेके ट्वाइस बी के बीच में हमें फील्ड क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, समझो, कांस्टेंट मिलेगा। और कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, बी इंटू कितने एरिया में फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, इतने एरिया को, तो इतना एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये हो गई लेंथ एल और ये हो गई ब्रेथ बी, ठीक है, तो एल इंटू बी के बराबर। तो एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, एसोसिएटेड फ्लक्स होगा बी इंटू एल इंटू स्मॉल बी के बराबर। कितने रीजन के लिए, तो बी लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन ट्वाइस बी के बराबर, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने फ्लक्स, ये लिख लिया हमने फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स का प्लॉट कैसा होगा आप समझ सकते हो, फ्लक्स का प्लॉट साथ में देखते जाओ। तो फ्लक्स में क्या नजर आएगा, ये वाला पॉइंट एल है, ये वाला पॉइंट एल है, तो हमें ये नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप ये रॉड को ध्यान से देखते जाओ, वहां पे ग्राफ को भी देखते जाइए, ध्यान से इसको भी देखते जाओ, ग्राफ को भी देखते जाओ, तो जैसे जैसे हम यहां से एक्स जीरो से बी की ओर आगे बढ़ते वैसे वैसे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे एल के बाद एल को हमने छोड़ दिया तो अभी फ्लक्स कांस्टेंट हो रहा है, 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 कांस्टेंट, अब कब तक, एम तक, ठीक है, एम पे भी कांस्टेंट। अभी रिवर्स डायरेक्शन में आगे बढ़ो, एम से वापस एल तक कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। अभी एल के बाद के तक जाओगे तो डिक्रीज 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 डिक्रीज। दिखा प्लॉट, दिखा प्लॉट, पहला वाला प्लॉट दिख लिया आपने, देख लिया, ठीक है। एल तक इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर वापस डिक्रीज, क्लियर है ये प्लॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या बोला है, इंड्यूस ईएमएफ कितना, बहुत ही बढ़िया, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, चलो तो इंड्यूस ईएमएफ भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहां पे निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, तो हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाइव बी बाई डी टी के बराबर होता है ना, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी के बराबर होता है ना। तो इसके भी दो पोर्शन आएंगे, जीरो से बी के लिए अलग एंड बी से ट्वाइस बी के लिए अलग। तो जीरो से बी के लिए आप देखोगे तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो बी एन एल तो कांस्टेंट होगा, वो बाहर निकल जाएगा, बचा एक्स। तो dx बाई डी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो मैं इसका सीधा वैल्यू लिख सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल मोशनल ईएमएफ कितना होता है, b इंटू एल इंटू वी, या फिर b v l के बराबर, है ना। तो मैंने इसको लिखा b इंटू एल इंटू वी, कितने रीजन के लिए, जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन b के लिए, है ना। लेकिन 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 उसके बाद क्या, b के बाद क्या, यहां से यहां अगर जैसे ही मैं रॉड को यहां पे लेके जाता हूं तो यहां तक तो समझ में आ रहा है कि भाई फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, माइनस बी एल बी के बराबर होगा, है ना। लेकिन जैसे इसको छोड़ दिए तो अभी अभी क्या फ्लक्स फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, नहीं भैया, फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पे अप टू एम तक जीरो,
ईएमएफ इंड्यूस जीरो, वापिस एम से एल तक ईएमएफ जीरो, वापिस जैसे एल से के की ओर आगे बढ़ोगे तो अभी वापिस फ्लक्स डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि वापिस ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, बीएलबी का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो आएगा, इसीलिए हम इसको लिखेंगे जीरो, बी लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन ट्वाइस बी। तो इसका प्लॉट भी देख लो, इसका प्लॉट भी देख लो, माइनस है ना, माइनस बीएलबी, इसलिए यहाँ पे माइनस, देखो ध्यान से देखो, तो के से लेके एल तक फ्लक्स कट हो रहा था, तो इसीलिए जो भी ईएमएफ बना वो हमें मिला। उसके बाद क्या हुआ, ईएमएफ फ्लक्स वेरी करना बंद कर दिया, कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, इसीलिए हमें यहां से लेके यहां तक कोई भी ईएमएफ नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भैया वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी नेगेटिव 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 प्लस हो गया, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होना पॉजिटिव मिला, है ना, एल से लेके के की ओर। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है फोर्स। भैया फोर्स कितना लगेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं, वो भी पता लगा लेते हैं फोर्स कितना लगेगा। तो नंबर 3 है हमारे लिए फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, तो आप देख सकते हो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाला था ना, फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी, आगे ही निकाल के गया अभी आगे वाले थ्योरम में, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई आर के बराबर, है ना। वो किसके लिए, जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी के लिए। और जैसे ही आप बी को छोड़ देते हो, जैसे ही आप बी को छोड़ोगे, ध्यान से देखना, जैसे ही आप ये बी को छोड़ोगे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ोगे, तो अभी फील्ड जीरो हो गया, फील्ड ही जीरो हो गया, तो भैया इसके ऊपर कौन सा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, फील्ड ही जीरो हो जाता है, तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो। तो भाई बी से लेके ट्वाइस बी के बीच में, ट्वाइस बी के बीच में कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए आप देख सकते हो यहां पे भी आपको फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का प्लॉट, ये हो गया फोर्स का प्लॉट। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? हाँ, अभी यहां पे आपको ये समझना है कि भैया क्यों यहां पे नेगेटिव साइन आई, मतलब कि यहां पे फोर्स नेगेटिव क्यों दिखाया गया, क्योंकि हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं ना, वो कौन सा फोर्स होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, नहीं, एक्चुअल में ये जो फोर्स लिख रहे हैं ना, वो हमारे द्वारा लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होता है ना। तो वो एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, वो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव प्लॉट ड्रॉ किया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद बारी आती है पावर की। भैया पावर क्या होगा, वही डिसिपेटेड इन हीट बोला है ना, पावर डिसिपेटेड इन हीट, पावर डिसिपेटेड इन हीट मतलब कि पीजे, पीजे पावर हीटिंग लॉस जिसको बोलेंगे, हीटिंग लॉस, हाँ वो कितना होगा हीटिंग लॉस, P इज इक्वल्स टू भाई, या फिर पीजे बोल दो, पीजे इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर, और वो फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं ना, वो फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, दैट इज बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, अभी निकाले थे ना, वो कितने रीजन के लिए, जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी के लिए, उसके बाद जीरो, फोर्स ही नहीं लग रहा है तो पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, सीधी सी बात है, करंट फ्लो ना बंद कर देना, करंट फ्लो होना ही बंद कर देगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये वाले रीजन के बाद एल से लेके एम एंड वापस एम से लेके एल, इतना रीजन ऐसा है कि जहां पे करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो भैया कोई भी पावर यहाँ पे जूल हीट के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा, है ना। तो बी लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन ट्वाइस बी, लेकिन पावर तो पॉजिटिव ही होता है, तो इतने रीजन तक रिलीज हुआ पावर, है ना। उसके बाद वापस जीरो, क्योंकि ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं हुआ, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो भाई हीट के फॉर्म में क्या ठुल्लू पावर लॉस होगा, नहीं होगा। वापस जैसे ही ये रॉड वापस मूव होना स्टार्ट करता है अंदर, ठीक है, ये सिचुएशन क्या दिखा रही है, यहां से एल तक लेके गए, तब तक पावर रिलीज हुआ, जैसे इसको छोड़ दिया अभी कोई पावर रिलीज नहीं हो रहा है हीट के फॉर्म में, ना तो कोई हीट लॉस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, वापस जैसे अंदर एंटर किए तो अभी होगा 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 होगा, है ना। तो ये लॉस हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो, है ना, वापस हुआ लॉस। तो ये हो गया इन सब का प्लॉट। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर? तो बस इतना ही है ये क्वेश्चन में। तो बच्चों यहां पे हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।